children, now we are going to start here with our next topic, that is the making of Germany and Italy. The making of Germany and Italy means the unification of Germany and Italy. And here afterwards in the subheading, you have been asked, can the army be the architect of a nation? Means, can the army also play the role for creating a nation state? तो डेफिनेटली बच्चों जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा ही हुआ। जर्मनी में नेशन स्टेट बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल वहाँ की आर्मी ने प्ले किया और इस तरीके से जर्मनी की आर्मी को वहाँ के नेशन स्टेट का आर्किटेक्ट बताया गया। तो देखिए, तो बच्चों एक बात और आपको यहाँ पे जान लेना जरूरी है कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इस टॉपिक को यहाँ पे दूसरे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ना लेकर के इस टॉपिक को समराइज किया गया है और इन्हीं 4 पॉइंट्स को जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं इसके थ्रू आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको इन्हीं टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करना है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है कि द डिज़ायर फॉर नेशन स्टेट and nationalist feelings were widespread among Germans who belonged to middle class and supported conservatism। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जर्मनी की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कि कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करती थी और जो मिडिल क्लास से आती थी, उनके अंदर नेशन स्टेट बनाने की भावना ने घर कर रखा था और वो नेशनलिज्म के सेंटिमेंट से ओतप्रोत थे, नेशनलिज्म के सेंटिमेंट से वो भरे हुए थे। कौन कि जो जर्मनी में कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करने वाली पॉपुलेशन थी, उसके लिए बताया जा रहा है कि ये मिडिल क्लास को बिलोंग करती थी और कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करती थी और ये जर्मनी को एक नेशन स्टेट के तौर पे देखना चाहती थी। तो फिर आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि these middle class Germans in 1848 tried to unite different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। तो ये जो पॉपुलेशन थी कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करने वाली, इसने 1848 के बाद से ही इसने क्या किया, इसने इस बात के लिए प्रयास करना शुरू किया कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के हिस्से हैं, जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, उनको यूनाइट करके एक जर्मन नेशन बनाया जाए और ये जर्मन नेशन इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा रन हो, ये जर्मन नेशन इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा चलाया जाए। तो ऐसा वहाँ की कंजर्वेटिज्म पावर्स को सपोर्ट करने वाली पॉपुलेशन का मानना था। लेकिन अब साथ ही साथ जो वहाँ की जो लिबरल पॉपुलेशन थी, जो लिबरल्स को सपोर्ट करने वाली पॉपुलेशन थी, उसका क्या हुआ ये भी जान लीजिए। तो लिबरल्स यानी कि वो लोग कि जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, जो कि फ्रीडम के लिए काम करते थे, जो कि मोनार्की और चर्च को सपोर्ट नहीं करते थे, ये वो लोग थे जो लिबरल्स कहलाते थे। तो अब लिबरल्स भी अपनी जगह पर आंदोलन कर रहे थे, लिबरल्स भी अपनी जगह पर अपने हिसाब से प्रयास कर रहे थे नेशन स्टेट बनाने का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ के लिबरल्स थे उनको रिप्रेस कर दिया गया, यहाँ के जो लिबरल्स थे उनको दबा दिया गया। किसके द्वारा? मोनार्की और मिलिट्री की कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा। कि मोनार्की और मिलिट्री जो कि कंजर्वेटिव पावर के सपोर्टर थे, जो कि कंजर्वेटिव पावर के सिंबल थे, मोनार्की और मिलिट्री, इनके द्वारा वहाँ के लिबरल्स को दबा दिया गया। और इस चीज में इनको सपोर्ट किया किसने? वहाँ की जो लैंड ओनर्स की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जिनको जंकर्स कहा जाता था, उन्होंने भी इसमें साथ दिया, उन्होंने भी इसमें मिलिट्री और मोनार्की का साथ दिया। तो मतलब कि जंकर्स, मिलिट्री और मोनार्की, इन्होंने मिल करके लिबरल्स को दबा दिया, इन्होंने मिल करके लिबरल्स जो नेशनलिज्म को लाने का प्रयास कर रहे थे, लिबरल्स जो कि नेशन स्टेट क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे, उनको दबा दिया गया। फिर From 1848 onwards, Prussia took on the leadership of the movement for national unification और 1848 के बाद प्रशा ने नेशनल यूनिफिकेशन का काम संभाला और इसके चीफ मिनिस्टर जो कि यहाँ का एक की मिनिस्टर था, ओटो वॉन बिस्मार्क, वो इस प्रोसेस का आर्किटेक्ट माना गया। जो प्रशा का चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, तो ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट माना गया। ही कैरीड आउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और उसने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया विद द हेल्प ऑफ प्रशन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। प्रशन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से उसने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो अफसरशाही होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी मदद से ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी की मदद से। और इस दौरान उसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। थर्ड पॉइंट देखिए, इस दौरान उसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी जो कि लगभग 7 ईयर्स तक एक्सटेंड कर रही थी, कि लगभग 7 साल में उसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। ये लड़ाइयाँ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से लड़ी गई। क्यों? क्योंकि जर्मनी का या जर्मन कॉन्फेडरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन 3 पावर्स के कंट्रोल में था।
जर्मन कॉन्फेडरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में आता था, तो ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से लड़ाई करके ऑस्ट्रिया को हरा करके और वो हिस्सा ऑस्ट्रिया से छीना। फिर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डेनमार्क के कंट्रोल में आता था, तो ऑटो वन बिस्मार्क ने डेनमार्क को हराया और उससे जर्मन कॉन्फेडरेशन के उस हिस्से को छीना। और इसी तरीके से जर्मन कॉन्फेडरेशन का कुछ हिस्सा फ्रांस के कंट्रोल में भी आता था, तो उसको भी फ्रांस से छीना गया। तो इस तरीके से प्रशन आर्मी की विक्ट्री ऑटो वन बिस्मार्क के अंडर में एक की रोल प्ले करती रही जर्मन यूनिफिकेशन में। और ये 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और इस तरीके से जर्मन कॉन्फेडरेशन के हिस्सों को छुड़ाया गया और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर 1871 में द प्रशन किंग काइजर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर। और उसके बाद 1871 में जब ये यूनिफिकेशन का काम पूरा हुआ तो जो प्रशन किंग थे, जो प्रशा के राजा थे जिनका नाम काइजर विलियम वन था, उनको प्रोक्लेम किया गया, उनको डिक्लेयर किया गया एज जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल। तो वर्साइल में एक सेरेमनी में इनको राजा बनाया गया यूनिफाइड जर्मन स्टेट का। तो ये चारों पॉइंट आपको बच्चों ध्यान रखना है जर्मन यूनिफिकेशन में, और केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं। करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को, दैट इज यूनिफाइड इटली, कि किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। तो बच्चों, इटली के यूनिफिकेशन को समझने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इटली के मैप को समझना, कि यूनिफिकेशन से पहले इटली का मैप किस तरीके का था, वहाँ की ज्योग्राफी किस तरीके से थी, वहाँ पे किस तरीके से किंगडम्स का डिवीजन था, इसको समझ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इटली का मैप आपके सामने है बिफोर द यूनिफिकेशन। तो इसको आप देख सकते हैं कि इस मैप में 4 पार्ट्स हैं। इसका एक ये नॉर्दर्न इलाका है, ये सेंट्रल इलाका है, ये सदर्न इलाका है और ये वेस्टर्न इलाका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी इटली उस जमाने में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो इसका जो नॉर्दर्न इलाका था, यहाँ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था। इटली का जो सेंट्रल पोर्शन था, यहाँ पे पोप का रूल था। इटली का जो सदर्न पोर्शन था, यहाँ पे बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन रूल करते थे। ये बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन यहाँ पे रूल करते थे। ये सदर्न इलाका है, इसको किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज भी कहा जाता था। अब इटली का केवल एक इलाका था जो यहाँ का सार्डिनिया पीडमोंट का इलाका था, वही ऐसा इलाका था जहाँ पे इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करते थे, और ये रूल करते थे इमैनुअल विक्टर सेकेंड के अंडर में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी इटली में केवल एक छोटे से इलाके में ये आइलैंड का इलाका था जहां पर इटालियन प्रिंसेस या इटालियन प्रिंसली हाउसेस रूल करते थे। बाकी सब जगहों पर दूसरे एम्पायर्स रूल करते थे। तो अब जो है इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ के इटालियन प्रिंसली हाउस के ऊपर आई, जिसको जो है रेगुलेट करते थे इमैनुअल विक्टर सेकेंड। तो ये यहाँ पर आपको नक्शा दिया गया है कि जिसके थ्रू आप इस चीज़ को समझ सकें कि इटली की कंडीशन कैसी थी। अब इसके बाद आप आगे की चीज़ों को भी हम स्टेप बाय स्टेप इस डिटेल को देखेंगे कि किस तरीके से इटली यूनिफाई हुआ। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, और उसी का सब सेक्शन है इटली यूनिफाइड, की मतलब इटली का यूनिफिकेशन किस प्रकार हुआ। तो इटली के यूनिफिकेशन को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उन लोगों को सबसे पहले जाने, उन कैरेक्टर्स को सबसे पहले जाने जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में मदद की। तो इसमें सबसे पहला नाम, आपको इसी तरीके से इसको प्रिपेयर करना होगा, तो इसमें सबसे पहला नाम ज्यूसेपी मैजनी का आता है। तो ज्यूसेपी मैजनी को आप जानते हैं कि उन्होंने 1830 में एक रिवोल्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ जैसे यंग इटली वगैरह बनाई थी अपने गोल को पाने के लिए। तो इनका मकसद था कि ये एक कोहेरेंट प्रोग्राम लॉन्च करें, एक कोहेरेंट प्रोग्राम बनाएं यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए। यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक मतलब यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक के लिए एक कोहेरेंट प्रोग्राम इन्होंने बनाया था, जिसके तहत उन्होंने 1830 में विद्रोह किया और कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। हालांकि ये अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद फिर इसमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो किंग इमैनुअल विक्टर सेकेंड का है। तो ये किंग इमैनुअल विक्टर सेकेंड वो थे जो सार्डिनिया पीडमोंट के इलाके में रूल करते थे, जो कि साउथ वेस्टर्न इलाके में था इटली के, और ये एकमात्र ऐसा रीजन था जहाँ पे इटालियन प्रिंसली हाउसेस, जहाँ पे इटालियन मूल का राजा राज्य करता था। सार्डिनिया पीडमोंट का इलाका आप देख चुके हैं कि ये वो एकमात्र ऐसा इलाका था जहाँ पर इटालियन मूल के लोग, जहाँ पे इटालियन प्रिंसली हाउस का कोई राज्य करता था। बाकी सभी जगहों पे सारे इलाके इटली के किसी न किसी दूसरी जाति के कब्जे में थे। तो वहाँ पे जो राजा राज्य करते थे उनका नाम था किंग इमैनुअल विक्टर सेकेंड। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि द फेल्योर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler
किंग इमैनुअल विक्टर सेकेंड कि जब 1831 और 1848 की अपराइजिंग के ये विद्रोह इटली को यूनिफाई करने के नज़रिए से जो किए गए थे वो जब फेल हो गए, तो अब जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? सार्डिनिया पीडमोंट के रूलर इमैनुअल विक्टर सेकेंड के ऊपर कि वो इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करें। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसे रूलर थे जो कि इटालियन मूल के थे। तो in the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। क्योंकि इस तरीके से यूनिफाइड इटली होने से एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो सकता था, तो ये मकसद था इसको यूनाइट करने का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनके चीफ मिनिस्टर काउंट कैवर ने प्ले किया। तो काउंट कैवर जो कि इमैनुअल विक्टर के चीफ मिनिस्टर थे, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई कि ये कैसे भी इटली को यूनिफाई करें। तो ये एक बहुत ही डिप्लोमेटिक और बहुत समझदार टाइप का लीडर था। तो इसने मूवमेंट्स लॉन्च किए इटली को यूनिफाई करने के। और आपको बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर कैवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, कि ये रिवोल्यूशनरी और डेमोक्रेट नहीं थे, ये एक डिप्लोमेट थे जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से, अपनी बुद्धिमानी के प्रयोग से इन्होंने इटली को यूनिफाई किया। तो इनके लिए बताया जा रहा है कि ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, कि वो इटालियन लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं बोल पाते थे, ये फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते थे। और इस वजह से इन्होंने फ्रांस के साथ में एक बहुत अच्छा अलायंस, फ्रांस के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया सार्डिनिया पीडमोंट के फेवर में। और फ्रांस की मदद से इन्होंने नॉर्दर्न इलाके में जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल करते थे, आप मैप में देख सकते हैं कि नॉर्थ के इलाके में जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का रूल था, वहाँ से उन्होंने हैब्सबर्ग ऑस्ट्रियन फोर्सेस को चेस कर दिया। और इस तरीके से नॉर्थ का इलाका जो है वो सार्डिनिया पीडमोंट के साथ कंबाइन हो गया। तो अब इस तरीके से दो इलाके पर इटालियन मूल के लोगों का कब्जा हो गया। फिर इसी समय एक अगले लीडर सामने आए, जिउसेप्पे गैरिबाल्डी। तो ये और जिउसेप्पे मैज़नी अलग अलग हैं। गैरिबाल्डी सामने आए 1860 में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी आर्मीज को साउथ इटली की तरफ ये लेकर के गए, वो इलाका जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज कहलाता है। और वहाँ से इन्होंने जो बॉर्बन स्पेनिश रूलर्स थे उनको खदेड़ दिया। तो अब इस तरीके से नॉर्थ और साउथ का इलाका जो है वो भी सार्डिनिया पीडमोंट के साथ में आ गया। तो अब जो सेंट्रल का इलाका था जो कि पोप के कंट्रोल में था, जो आपने मैप में देखा है कि जो सेंट्रल पोर्शन पोप के कंट्रोल में था, वो खुद से उसने सरेंडर कर दिया और वो इटली के साथ में आ गया। अब इस दौरान और चेंजेस क्या हुए? 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को इटली का, यूनिफाइड इटली का किंग बना दिया गया। और इस टाइम में एक मज़ेदार बात यह भी है कि वहाँ पे इलिटरेसी इस तरीके से थी कि वहाँ के जो पेजेंट मॉसेस थे जिन्होंने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया था, उनको जब वहाँ पे इटालिया नाम वो सुनते थे और वो जब ला टेलिया के नारे सुनते थे, जैसे कि भारत माता की जय, इस तरीके से वहाँ ला टेलिया के नारे जब लगते थे तो उनको लगता था कि ये ला टेलिया विक्टर इमैनुअल की वाइफ हैं और उनकी जय जयकार की जा रही है, ऐसा वो समझते थे। जब वहाँ पे ला टेलिया के नारे लगाए जाते थे कि इटली जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, तो उनको लगता था कि ये ला टेलिया इमैनुअल विक्टर की वाइफ हैं। तो इस तरीके से बच्चों इटली की यूनिफिकेशन को समझने के लिए आपको ये चारों कैरेक्टर्स के रोल को ध्यान में रखना होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में